हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है बेहतर चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 के भौतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले सभी प्रश्नों की एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इस बताए गए टॉपिक से एक भी जो है प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए एकदम पूरी बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल जो है निसोच हो जाइए। 100% गारंटी है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इसी टॉपिक से आएंगे जो हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो विज्ञान का जो लिखित होता है वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, और 70 नंबर में 25 नंबर का जो है आपका भौतिक विज्ञान, 25 नंबर का जो है जीव विज्ञान और 50 हो गए। अब 20 नंबर का आता है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इस 25 नंबर को कैसे हम लोग जो है अधिकतम करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर भौतिक विज्ञान का सिलेबस आप लोग देखते हैं बहुत बड़ा होता है। अब भौतिक विज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा होने की वजह से अक्सर हम डाउट में रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें या किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं आज इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि कौन कहाँ से क्या टॉपिक आने वाला है। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला आप जानते हैं कि फिजिक्स का जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन तथा अपवर्तन, चाहे जो पहले से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका चैप्टर ही होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब देखिए सब पार्ट बहुत बड़े हैं, अगर इनको आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं बहुत बड़े चैप्टर्स हैं और इनको पूरा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यही पढ़ना है कि परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन इन सब की परिभाषा पढ़नी है आपको। ठीक है, और इनके दो नियम हैं, ये दोनों नियम पढ़ना है। इसमें से एक आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएगा। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन की परिभाषा और इनके नियम, इसको बच्चे हल्के में ले लेते हैं और यहाँ से एक आता है नियम लिखने के लिए, या तो परावर्तन का या तो अपवर्तन का। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में क्या है? उदाहरण। इस बात को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ से जरूर प्रश्न आता है कि पेंसिल को जल में डुबाने पर तिरछा क्यों दिखाई देता है, तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उदाहरण आता है। फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए इस टॉपिक में क्या आएगा? उत्तल और अवतल दो ही हैं। उत्तल और अवतल में बात करें तो चाहे दर्पण हो और चाहे लेंस हो, इनके उपयोग आपको आने चाहिए। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के, ठीक है, आपको उपयोग आना चाहिए। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है और उस समय हम लोग गलतियां कर देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इन्हीं के द्वारा, इन्हीं चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब मतलब कि अनंत पे रखे हैं तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो कहाँ बनेगा। लेंस और दर्पण दोनों की हम बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब का बनना यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना आना चाहिए। फिर इसके बाद इसी पर उत्तल और अवतल दर्पण और लेंस पर ही जो है आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, और एक आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम्स में जरूर और जरूर आएगा। तो ये हुआ आपके परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा अगर हम बात करें तो आप थोड़ी सी बातें देख लीजिएगा, जैसे अपवर्तनांक की परिभाषा देख लीजिएगा, अपवर्तनांक की परिभाषा। ठीक है, और इस पर एक आंकिक प्रश्न बनता है 1-1 नंबर का, वो विकल्प में ही पूछा जाएगा। तो इस पर छोटे मोटे जो हैं आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा, जैसे
n बराबर होता है c/v पर होता है, n बराबर v1/v2 होता है। इन पर आप लोग देख लीजिएगा। तो अपवर्तनांक की परिभाषा, इस पे आंकिक प्रश्न और अपवर्तनांक के प्रकार, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़े कठिन प्रश्न की बात करें, अगर कठिन प्रश्न बनता है तो क्या बनेगा, देखिए, तो आपसे कठिन प्रश्न नहीं बनेगा कि क्रांतिक कोण की परिभाषा बताइए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होगा, अब प्लस इनकी शर्त, ठीक है। इसके उदाहरण आप लोग केवल देख लीजिएगा, याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, इनके शर्त पहले पाठ में इतना अगर आप लोग देख लेते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो फोकस बिंदु की परिभाषा देख लीजिएगा, ठीक है। फोकस बिंदु का और संयुग्मी फोकस का, इतनी बातें आप देख लीजिएगा। और एक है लेंस की क्षमता, ठीक है ना, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता, इस पर थोड़े बहुत सवाल आप लोगों ने देखा होगा, P बराबर 1/F फार्मूला होता है F मीटर में। तो इतनी बातें अगर आप लोग देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, चलिए, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो उसका नाम ही है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो दूसरे पार्ट का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो अगला पार्ट है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, अब यहां से अगर हम लोग बात करें सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही होता है कि जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की संरचना का वर्णन, मानव नेत्र की संरचना का वर्णन। अगर मानव नेत्र की संरचना का वर्णन आप कर लेते हैं तो इसके कई फायदे हैं। पहला तो विकल्प के सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग में आता है तो आप लिख ले जाएंगे, और अगर शॉर्ट में भी आता है तो आप कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से तो लिख ही लेंगे, ठीक है। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन, ये आप कंप्लीट नॉलेज ले लीजिएगा। इसके बाद, ठीक है, दो ही दोष हैं, निकट दृष्टि दोष अब प्लस दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष अब प्लस दूर दृष्टि दोष, इनका आपको कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट बोले तो, ठीक है, कंप्लीट बोले तो आपको कारण अब प्लस निवारण, ये दोनों पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न 100% आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें हम लोग कोई लापरवाही नहीं कर सकते। और तीसरा, इसी से दोष से संबंधित, ठीक है, दोष से संबंधित आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो दोष से संबंधित आपको आंकिक प्रश्न तैयार करने हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कम से कम इतना आपको एग्जाम्स में पढ़कर ही जाना है, इससे कम नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जैसे जरा दृष्टि दोष पढ़ लीजिए, ठीक है, अबिंदुकता पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप जो है वर्णांधता पढ़ लीजिए। सारी चीज़ वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, इनको आप देख सकते हैं। बट ये जो 3 हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसको आप छोड़ के तो नहीं जा सकते एग्जाम्स में, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ताकि कोई गलत होने के चांसेज ना हो, ठीक है। इतनी बातें हो जाएंगी। चलिए, अब थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। जैसे अब एक आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 अपान साइन a/2। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई गलती आपसे ताकि ना हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जो है, इसका वर्णन करना है, ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है। वो 7 रंगों में जो विभक्त हो जाता है। तो इतनी बातें आपको याद कर लेनी है।
आपको दूसरे पार्ट से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से इतनी बातें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया। चलिए तीसरे पार्ट की बात करें तो बहुत छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है विद्युत। अब वैसे है तो बड़ा, लेकिन पार्ट का नाम छोटा है। अब देखिए विद्युत की बात करें तो विद्युत में सबसे पहले एक विद्युत धारा होता है, एक विभव होता है, इनकी परिभाषा, ठीक है, इनकी परिभाषा पूछता है। अगर ये नहीं पूछा तो 1 एम्पियर और 1 वोल्ट इनकी परिभाषा आपसे पूछेगा। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ओम का नियम, ओम का नियम 4 नंबर में पूछता है। अब प्लस इसकी सीमाएं, लिमिटेशन क्या है ओम्स के नियम की। ओम का नियम पूछता है और इसकी सीमाएं पूछा जाता है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और फार्मूला आपको पता ही है, R बराबर V/I होता है, ये इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक, इतनी बातें हो जाएंगी। चलिए अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम का मतलब है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो वही R बराबर रो इंटू L/A, इसके फार्मूले को पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात करें तो प्रतिरोधकता, रो मतलब क्या होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा, प्रतिरोधकता की परिभाषा आपको ध्यान में रखना है ताकि इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है। अब चूंकि एक और आता है आपका अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर, अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर, यह आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब थोड़े से कुछ और प्रश्न की इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक आता है श्रेणी क्रम और एक आता है समांतर क्रम। तो इनका सूत्र, श्रेणी क्रम समांतर क्रम का जो सूत्र है, सूत्र का निगमन या तो ये पेपर में पूछा जाएगा और नहीं तो इस पर आंकिक प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। ठीक है। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे आंकिक प्रश्न या इनका फार्मूला सिद्ध करने के लिए यहाँ से 100% पूछा जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब इधर बात करें तो यूनिट क्या है, यूनिट क्या है और इस पर सवाल, यूनिट क्या है इस पर सवाल। आप लोग देखे होंगे यूनिटों की संख्या बराबर वाट घंटे समय बटे 1000 होता है। और जो बिजली का खर्च निकाला जाता है 1 महीने का, उस तरह का वीडियो हम बना देंगे, भी बनाया नहीं है। ठीक है। तो यूनिट की संख्या पर जो है सवाल पूछा जाता है, बिजली का बिल निकालने वाला पूछा जाता है आपसे। और इसके बाद बात करें तो शक्ति, शक्ति क्या है तो P बराबर होता है W/T बराबर होता है VI और बराबर होता है I² R और बराबर V²/R। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। शक्ति के बाद एक आता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं जूल का नियम। ठीक है। तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव इसी को कहा जाता है जूल का नियम। इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और इनके अनुप्रयोग, इनके अनुप्रयोग में जैसे विद्युत प्रेस हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, तो ये सभी जो हैं इनके अनुप्रयोग में आते हैं। ये भी आपको आना चाहिए, इसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक है। इनको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये हो गए। ठीक है। इतना कर लेते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको देखना हो तो इस फार्मूले पे सवाल, R बराबर रो इंटू L/A पर सवाल, इस पर सवाल जरूर आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यही कुछ सूत्र हैं। V/I श्रेणी क्रम में R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है। और 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। तो यही कुछ फार्मूले हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है। ताकि आपको कोई विशेष समस्या न हो। इन पे सवाल, सवाल तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, प्लस थ्योरी जहाँ से आएगा आपको हम बता चुके हैं। ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब चौथे पार्ट की बात करें, चौथा और अंतिम पार्ट जो फिजिक्स का आता है उसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है बच्चों, देखिए तो इसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा का
चुंबकीय प्रभाव, इस पर सवाल, इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें तो यही आता है। सबसे पहला जो प्रश्न आता है वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यह आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद परिनालिका, परिनालिका के भीतर उत्पन्न जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं, इनका निरूपण प्लस इनका पूरा वर्णन करिए, ठीक है। तीसरा एक फार्मूला है कि F बराबर QUB sin थीटा, ठीक है। QUB sin थीटा, इसको बोला जाता है कि गतिमान, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र। तो ये 3 सूत्र हो गए, ये तीनों के तीनों आपको आने चाहिए, ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है। चौथा अगर हम बात करेंगे तो एक आता है टॉपिक आपसे कि प्राकृतिक व कृत्रिम, प्राकृतिक व कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर है, ठीक है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर है, ये भी बात आपसे पूछा जा सकता है। तो कृपया इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि कोई गलती होने की गुंजाइश ही ना हो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक व कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जितने नियम हैं, नियम का मतलब, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के जितने भी नियम हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम, ठीक है, हथेली का नियम, जितने भी नियम हैं सारे नियम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक नियम आपके परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें ताकि आपसे कोई विशेष गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई विशेष समस्या होने वाली है, ठीक है। एक प्रश्न पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है, तो घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाकर व्याख्या, ठीक है। एक प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाकर व्याख्या, घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाकर व्याख्या, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका चित्र आपको हम ऑफलाइन क्लास में तो बता चुके हैं, ऑनलाइन वाले में इसका हम अलग से बता देंगे। तो इसको कृपया आप लोग देख लीजिएगा ताकि कोई विशेष समस्या आपसे होने वाली ना हो, ठीक है। इतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आप लोगों से, अब इसी प्रकार के और वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी जो है तैयारी बेहतर हो सके। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि हम ऐसे और वीडियो बना सकें आपके लिए और आपके लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। धन्यवाद।